हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 12th में आज हम करेंगे एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 12th में 11.2 हमारा लेक्चर है, लेक्चर 11.2 3D ज्योमेट्री का, जिसमें हम एक्सरसाइज 11.2 करेंगे। तो 11.2 का जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था वो हमारा यहाँ तक हुआ था। हम बात कर रहे थे कि दो लाइन के बीच में अगर एंगल पता करना है तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, इसकी बात कर रहे थे। तो यहाँ पर इन स्पेस में 3D में, तो यहाँ क्या है, ये फॉर्मूला वही फॉर्मूला B1 और B2 के बीच में जो एंगल है वही आएगा। तो क्या आ जाएगा, B1 डॉट B2, B1 का मैग्नीट्यूड, B2 का मैग्नीट्यूड। तो B1 वेक्टर इक्वल टू, अगर A1 B1 और C1 K है, इस तरीके से B1J प्लस C1 K है, और B2 वेक्टर इसी तरीके से A2I प्लस में B2J प्लस में C2 K है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो फॉर्मूला है वो बन के क्या आ जाएगा, डॉट करेंगे तो A1 A2 मीन्स A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2 डिवाइडेड बाई इनका स्क्वायर रूट कर देंगे तो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, इस तरीके से। दूसरे में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर हम इसको अलग अलग करें, A1 अपान इतना, A2 अपान इतना, तो ये फॉर्मूला बन जाता है L1। मीन्स अगर यही हम अगर डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें, अगर डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में कहा जाए तो क्या आ जाएगा, अगर एक इसका डायरेक्शन, इसका मान लो डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 और N1 है, दूसरे का L2 M2 N2 है, तो ये सारी चीजें क्या आ जाएगी, फिर ये नीचे वाला इसके साथ ही मिल जाएगा A1 अपान A2 अपान, तो ये बन जाएगा L1 L2 प्लस में M1 M2, क्योंकि कभी कभी डायरेक्शन कोसाइंस ही डायरेक्ट दे दिया जाता है, N1 N2, ये बन जाएगा। तो ये कॉस थीटा का वैल्यू आ गया। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इससे रिजल्ट क्या मिलेगा कि अगर ये परपेंडिकुलर होंगे, मीन्स कॉस थीटा अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है, लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। इसी तरीके से कॉस थीटा का वैल्यू अगर आपका पाई ये 0 आया है और अगर पैरेलल होंगे तो उस केस में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा यहाँ पर अगर आ गया B1 डॉट B2, तो ये आपका 0 से परपेंडिकुलर मिल गया। B1 डॉट B2 अगर परपेंडिकुलर दे रहा है, और अगर पैरेलल होंगे तो उस केस में क्या होगा कि इनके डायरेक्शन कोसाइंस में B1 इज पैरेलल वाला जो पहले कर रखे हैं, मीन डायरेक्शन रेशियो इनके बराबर होंगे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ B1 मीन्स L1 एंड L2 अगर इक्वल हैं और इक्वल, देन ये पैरेलल हो जाएंगे फिर। तो यहाँ पर यही चीज देखना है। अगर ये फॉर्मूला इसी तरीके से साइन थीटा का अगर देखें तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सॉल्व करने पर ये जब वैल्यू रखते हैं तो सॉल्व करने से याद कर लेना, ये बनता है L1 डिटरमिनेंट के फॉर्म में मिलता है L1 M1 L2 M2 का होल स्क्वायर माइनस में यहाँ M1 N1 M2 N2 का होल स्क्वायर प्लस में इसी तरीके से N1 L1 L1 M1, उसके बाद में M1 N1 LMN, और इसी तरीके से N1 L1 और यहाँ N2 L2 का होल स्क्वायर, ये इस फॉर्म में आ जाता है। ये साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आता है, बीच इसमें स्क्वायर रूट कर देंगे अगर, तो ये बन जाता है साइन थीटा। तो यहाँ इस तरीके से हम इसका वैल्यू पता कर लेते हैं। साइन थीटा 0 है तब भी पैरेलल कहा जाता है, और डायरेक्शन रेशियो अगर बराबर है तब भी पैरेलल कहा जाएगा। और B1 डॉट B2 अगर 0 आ गया तो उस केस में हम यहाँ पर इसको थीटा को π/2 कहते हैं। तो ये सब जो पहले से हम रिजल्ट हमारे पास है वही हम दो एंगल के बीच वाला लगाएंगे और उसी से क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं और क्या, यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को थोड़े से प्रॉब्लम होती है कि इनमें पता क्या करना होता है, शॉर्टेड डिस्टेंस पता करना होता है। तो शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, तो पहले ये देखना होता है स्क्यू लाइंस कहते किसको हैं। तो यहाँ देखो स्क्यू लाइंस का मतलब क्या होता है, पहले तो यहाँ पर स्क्यू लाइंस को समझना है कि कहते किसको है। तो स्क्यू लाइंस होता क्या है कि जैसे 2D में तो आपको पता है, अगर दो लाइन है, दो लाइन क्योंकि एक ही प्लेन में होती हैं, तो दो लाइन अगर एक प्लेन में ही एग्जिस्ट करती हैं तो या तो पैरेलल होंगी, या तो दोनों के बीच में बराबर गैप बना रहेगा, या फिर क्या होंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे। दो ही केस बनेंगे L1 L2 में, या तो पैरेलल हो रही हैं या फिर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वाला केस बनेगा। अगर पैरेलल है तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो दोनों के जो परपेंडिकुलर वाला है यही शॉर्टेज पास होगा, लेकिन उसी को हम डिस्टेंस सिर्फ कह देते हैं। ये वास्तव में शॉर्टेज डिस्टेंस ही होता है 2D में, क्योंकि दोनों पर परपेंडिकुलर है। L1 से जो परपेंडिकुलर रास्ता जाएगा और L2 से दोनों परपेंडिकुलर मिलेंगे, वही आपका शॉर्टेड डिस्टेंस है। लेकिन हम जल्दी में 2D में इसको डिस्टेंस कह देते हैं। स्क्यू लाइंस का मतलब क्या है, स्क्यू लाइंस का मतलब यह है
कि आप देखो 3D में पहले देखो लाइन किस तरीके से है। तो यहाँ पर 3 प्लेन आपके एग्जिस्ट हो जाते हैं। 3 प्लेन कौन कौन से, एक तो एक्स वाई प्लेन, दूसरा वाई जेड प्लेन, मीन्स एक तो ये प्लेन एग्जिस्ट कर जाता है, दूसरा ये प्लेन एग्जिस्ट करता है, और तीसरा ये प्लेन एग्जिस्ट करता है, जेड एक्स प्लेन। तो 2D के प्लेन जैसे 3 प्लेन एग्जिस्ट कर जाते हैं। ये अकेला एक्स वाई प्लेन जैसा है, ये अकेला एक्स वाई प्लेन जैसा है, और ये भी इसी तरीके से जेड एक्स प्लेन भी एक्स वाई प्लेन, मतलब इतना ही जहां हम बात करते हैं उसके बराबर ही होता है। तो कभी कभी क्या होता है, अलग अलग प्लेन में लाइन एग्जिस्ट करती है। अलग अलग प्लेन में जब लाइन एग्जिस्ट करती है तो हम क्या करेंगे, जब दो एक प्लेन में नहीं होती तो वो लाइन क्या होती है, पैरेलल भी हो सकती हैं, 2 लाइन पैरेलल भी हो सकती हैं, और हो सकता है वो पैरेलल ना हो। तो सबसे पहले ऐसी लाइन की हम बात कर रहे हैं जो कोप्लेनर नहीं है, मींस वो क्या है, एक प्लेन में नहीं है। तो पहले चीज नॉन कोप्लेनर की बात कर रहे हैं। तो इसको लाइंस की जब भी बात की जाएगी तो नॉन कोप्लेनर लाइन होना जरूरी है। तो पहले चीज तो नॉन कोप्लेनर होनी चाहिए, मींस ये अलग प्लेन में हो, दूसरा एक प्लेन में हो। तो इसकी लाइंस में पहली कंडीशन है नॉन कोप्लेनर होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, नॉन पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल भी नहीं होनी चाहिए, नॉन पैरेलल होनी चाहिए, ये भी कंडीशन होनी चाहिए। और तीसरी बात नॉन इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। ये तीनों बातें अगर है तो हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग है। तो 2 स्क्यू लाइंस है। तो यहां देखो ये तीनों बातों को जो फॉलो करे तो ये तभी फॉलो हो सकता है जब आप ये मान के चलो, यहाँ में आपको एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर ज्योमेट्री बॉक्स कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ देखो कोई 3D का है, तो अब देखो यहाँ किस तरीके से है कि आपका 2, मान लो यहाँ एक देखो नीचे का प्लेन है, एक ऊपर का है। तो अब देखो अगर नीचे कोई लाइन जा रही है, मान लो यहाँ ये लाइन जा रही है, ये वाली कॉर्नर वाली लाइन है, ये इसके क्या है, इसकी जितनी भी लाइन है इसके जैसे ली जाए तो सभी लाइन क्या है, पैरेलल हैं। तो अलग अलग प्लेन में तो है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पैरेलल हैं। तो ये वाली कंडीशन नहीं लागू होगी। लेकिन अगर आप देखो कोई लाइन ऐसे जा रही है, मान लो ये एक लाइन जा रही है और ऊपर वाली लाइन इस तरीके से एक डायगोनल से दूसरे डायगोनल को जा रही है, या फिर एक इधर को जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो उसमें क्या होगा, ये पैरेलल नहीं होगी और अलग अलग प्लेन में भी है। तो तीनों कंडीशंस होगा, एक तो अलग नॉन कोप्लेनर है, एक प्लेन में नहीं है, फिर पैरेलल भी नहीं है, और ये कभी इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी क्योंकि ये इधर से क्रॉस हो जाएगी, दूसरी उस तरफ से आ जाएगी। तो यहां आप देखो, जैसे एक और हम एग्जांपल बता रहे हैं स्क्यू लाइंस का, कि मान लो आपका देखो ये एक ही प्लेन में अगर बराबर पर है, लेकिन ऊपर नीचे अगर कर दिया गया तो एक प्लेन में नहीं है, मान लो इस तरीके से कर दिया गया। अब इनके बीच में देखो गैप बना हुआ है, तो ये क्या है, अगर एक ही तरीके से जा रही है तो पैरेलल तो है, यहाँ पर पैरेलल है, लेकिन क्या चीज इसमें, एक प्लेन में नहीं है। लेकिन यही चीज अभी ऐसे कर दिया जाए, इस तरीके से एक लाइन इधर जा रही है, दूसरी इस तरीके से जा रही है, तो वहां यहाँ क्या होगा, सिचुएशन क्या होगा कि आपका सिचुएशन क्या बन गया, या ऐसे बहुत सारी लाइन ऐसे बनाई जा सकती हैं जो अलग अलग प्लेन में है, ये कभी ना तो इंटरसेक्ट करेंगे ना पैरेलल करेंगे। पैरेलल का मतलब क्या है, दोनों एक ही तरफ जाए, दोनों का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन रेशियो बदल गया है, दोनों के डायरेक्शन रेशियो अलग अलग हैं। तो आप ये समझता है ये लाइन क्या होती है, स्क्यू लाइंस होती हैं। ये ध्यान रखना कि ऊपर नीचे वाली लाइन या इस तरीके से, तो ये सभी लाइन स्क्यू लाइंस होती हैं। तो इनको कहते हैं स्क्यू लाइन। तो स्क्यू लाइंस क्या होती है, नॉन कोप्लेनर लाइन, नॉन पैरेलल लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये ध्यान रखना 3D में स्क्यू लाइन, अगर वो स्क्यू लाइन है तो उनके बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आएगा, इनके बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आएगा। इस शॉर्टेड डिस्टेंस, अब शॉर्टेड डिस्टेंस वही डिस्टेंस है जो अभी तक आप वर्क करते आए हो। तो शॉर्टेड डिस्टेंस कुछ नहीं है, ऐसा डिस्टेंस जो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हो, मीन्स यहां से भी जाए इधर से भी जाए। तो अब 2 लाइन अगर दे रखा है, मान लो 2 लाइन दी हुई है, एक L1 है दूसरे L2 है, तो अब L1 का कुछ हम डायरेक्शन ले लेते हैं। L1 का डायरेक्शन मतलब यहां पर हम इस तरीके से, तो ये समझ में आ गया स्क्यू लाइंस क्या है। अब स्क्यू लाइंस जब समझ में आ जाता है तो हम कहते हैं शॉर्टेड डिस्टेंस की बात करते हैं। शॉर्टेड डिस्टेंस तभी समझ में आएगा जब ये स्क्यू लाइंस आपको समझ में आ जाएगा कि अलग अलग होते हैं। दूसरी चीज, अब देखो इनके बीच में मान लो हम ऐसे 2 लाइन की बात कर रहे हैं, तो 2 लाइन इस तरीके से ये है। अब एक L1 लाइन है, L1 लाइन का मान लो दूसरा L2 लाइन है, इसका डायरेक्शन R वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ही हमारा है ये B1 वेक्टर है। इसी तरीके से इसका दूसरे वाले का लाइन R वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस में म्यू B2 वेक्टर। तो यहाँ देखो ये B1 वेक्टर दूसरा B2 वेक्टर, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये जिस पॉइंट से पास हो रहा है A पॉइंट मान लो, दूसरा B पॉइंट यहाँ ले लो। A का पोजीशन वेक्टर वेक्टर A है और इसका B का पोजीशन वेक्टर वेक्टर B है, ये दे रखा है।
तो आप देखो उधर हमें क्या चाहिए, कि हमें शॉर्टेड डिस्टेंस का मतलब क्या है, वो डिस्टेंस जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, मीन्स इन दोनों के परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर चाहिए। तो यहाँ देखो ए बी कोई जरूरी नहीं, ये जनरल पॉइंट दिया गया, ए से बी मिलाएगा तो कोई जरूरी नहीं परपेंडिकुलर, हम बी यहाँ भी ले सकते हैं इधर भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। मान लो इधर ले लेते हैं बी पॉइंट, तो ये जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर हो, कैसे भी आपका ए बी वेक्टर है। तो अब आपको पता है कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था तो आपने क्या पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई ऊपर के डायरेक्शन में चाहिए जो b1 और b2 दोनों के परपेंडिकुलर हो, मीन्स हमें डिस्टेंस चाहिए, हमें इसका मतलब डिस्टेंस चाहिए, शॉर्टेड डिस्टेंस है कोई भी डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ, तो ये पहले कंफर्म कर ले, इन डायरेक्शन ऑफ किसमें, परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर टू बोथ, बोथ L1 एंड L2 दोनों के परपेंडिकुलर चाहिए। तो जब दोनों के परपेंडिकुलर चाहिए तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर इनका वेक्टर चाहिए। तो दोनों के परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, n वेक्टर चाहिए, n वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, b1 क्रॉस b2 ये आ जाएगा, क्योंकि b1 डायरेक्शन L1 का है और b2 डायरेक्शन इनका है। तो जब भी दो डायरेक्शन मान लो इस तरीके से हैं, एक का b1 और दूसरे का b2 डायरेक्शन है, तो इन दोनों के जब परपेंडिकुलर की बात की जाएगी तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो क्या आ जाएगा, वो b1 क्रॉस b2 से मिलेगा, इसका डायरेक्शन जो भी मिला वो हमेशा ऊपर की तरफ ही रहेगा, नॉर्मल की तरफ। तो ये मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें ए बी जो है, ए बी वेक्टर कैसे कैसे भी हो सकता है, तो यही ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए इस परपेंडिकुलर की तरफ। तो आपका इसका मतलब शॉर्टेड डिस्टेंस क्या आएगा, शॉर्टेड डिस्टेंस इक्वल टू क्या मिला, एस डी लिख देते हैं, इक्वल टू ए बी डॉट इसी एन का यूनिट वेक्टर चाहिए, क्योंकि हमें लेंथ ये और इसके नॉर्मल। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसको बी वेक्टर पोजिशन वेक्टर बी का इसका ए माना है तो हमारा क्या आ जाइए, इसका मतलब बी माइनस ए जो यहाँ आया है, बी माइनस ए, बी हमने शायद उसको ले रखा है, तो यहाँ पर चलो ए1 ए2 ले लो, ये ए1 ले लेते हैं, इसको ए2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, ए2 माइनस ए1, ए2 माइनस ए1 बी और ए का डॉट में एन कैप का डॉट मतलब b1 क्रॉस b2 और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है। पढ़ चुके हैं हम कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो b1 क्रॉस b2, तो ये आपको बस ये समझना होता है कि है क्या, अगर ये समझ में आ गया तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसी को शॉर्टेड डिस्टेंस कह देते हैं बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, अगर मान लो स्क्यू लाइंस नहीं है, मान लो कोई ऐसी लाइंस है जो प्लेन में भी नहीं है लेकिन पैरेलल है, तो यहाँ भी देख लो उसकी शॉर्टेड डिस्टेंस या सिर्फ उसको डिस्टेंस कहा जाएगा, क्योंकि वो डिस्टेंस हमेशा बना रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि जब भी ये पढ़ाया जाएगा तो दूसरा भी पढ़ाया जाएगा। दो पैरेलल लाइन मान लो इस तरीके से है, जैसे अभी बताया था ज्योमेट्री बॉक्स का एग्जांपल लेकर कि दोनों पैरेलल लाइन है। मान लो ये सिचुएशन आ गया कि एक लाइन आपकी अलग नॉन कोप्लेनर तो है, एक यहाँ पर है और दूसरी इस तरफ है, इनके बीच में देखो गैप हमेशा बना हुआ है, या फिर इसके पैरेलल एक और दे दिया जाए, एक यहाँ दे दिया गया, इधर दे दिया गया, लेकिन सब इस बॉर्डर के पैरेलल है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर पैरेलल लाइन है तो दोनों का डायरेक्शन एक ही रहेगा। मीन्स क्या है, लाइन किस तरीके से होगी, मान लो आपकी L1 लाइन है, दूसरी L2 लाइन है, तो इसका डायरेक्शन क्या आ जाएगा, लिखोगे तो A1 केवल पॉइंट ही अलग है, मान लो A का कोऑर्डिनेट A1 पोजीशन वेक्टर, इसी तरीके से B का पोजीशन वेक्टर यहाँ पर मान लो यहाँ पर A2 है। तो आपका सिचुएशन क्या है कि इनके बीच में हमेशा गैप, लेकिन डायरेक्शन A1 वेक्टर प्लस लेमडा B वेक्टर, और ये भी आपका A2 वेक्टर, R वेक्टर भी है, R वेक्टर भी है, जनरल पॉइंट है, A2 वेक्टर ये पॉइंट अलग है लेकिन म्यू B वेक्टर ये नहीं चेंज है। तो उस केस में क्या करेंगे, B क्रॉस B कर नहीं सकते, नहीं फिर जीरो आ जाएगा। तो वहां क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, AB वेक्टर लिया आपने और AB वेक्टर का हम यहाँ वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, क्योंकि नॉर्मल चाहिए। तो जब कोई वेक्टर दिया जाता है R वेक्टर, उसका कौन सा डायरेक्शन चाहिए, ऊपर नॉर्मल वाला चाहिए। तो नॉर्मल वाला क्या आ जाता है, R क्रॉस में क्या आ जाता है, जो इसके डायरेक्शन में मींस एन कैप। तो यहाँ पर क्या करेंगे AB, और उस सिचुएशन में क्या करेंगे, डायरेक्शन आपका क्या है, क्योंकि हमें ऊपर की तरफ चाहिए तो B दोनों का डायरेक्शन है और AB आपका है, तो दो टाइप के प्लेन बन गए, एक तो AB वाला ये बन गया और दूसरा आपका B का डायरेक्शन है। तो जब इन दोनों का क्रॉस करोगे मीन्स ये आपका AB वेक्टर है, ये आपका AB वेक्टर है इस तरीके से, या नीचे की तरफ जा रहा है कैसे भी है, और यहाँ पर क्या है, दूसरा आपका B वेक्टर है। तो जब आप क्रॉस करोगे तो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, मीन्स दोनों के परपेंडिकुलर का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो AB क्रॉस B
डिवाइडेड बाई, लेकिन बी का हमें क्या चाहिए, सिर्फ यूनिट वेक्टर चाहिए, तो बी कैप, तो इसके साथ में कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस आएगा डी मान लो, वो क्या आ जाएगा A2 माइनस A1, यहाँ भी नॉर्मली चाहिए A2 माइनस A1, और क्रॉस में बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि यूनिट वेक्टर पता करना है। तो ये जो कुछ है इसका मॉड कर लेते हैं, यहाँ पर भी जो कुछ नेगेटिव आ गया तो मॉड कर देना है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो ये इतनी चीजें यहाँ पर हमें करनी है। ये शॉर्टर डिस्टेंस आपको बताना जरूरी था, क्योंकि इस टू लाइंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर अब हम एक एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पता होंगे। अगर नहीं पता है तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, आगे प्लेन और मुश्किल होता जाएगा। प्लेन में सारा चीज क्रॉस प्रोडक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर थोड़ा सा डॉट और क्रॉस दोनों का, सिर्फ शॉर्टर डिस्टेंस एक ऐसा था जिसमें कि थोड़ा सा क्रॉस की जरूरत है, नहीं फिर डॉट प्रोडक्ट से सारा काम सिखाया गया है। चलो एक्सरसाइज 11.2 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया सो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइन, सबके डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है 12/13, इस तरीके से -3/13 और -4/13 डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं। दूसरे वाले का है 4/13, 12/13 और यहाँ पर 3/13, साथ में है थर्ड वाले का 3/13, -4/13 और 12/13। ये कहा गया है, ये प्रूव करना है कि यार म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मींस एक लाइन ये L1 दे रखा है, L1 के डायरेक्शन कोसाइंस है, मींस LMN करके दे रखा है, ये L1 M1 दे रखा है, मान लो L1 M1 और N1 दे रखा है। दूसरा आपका L2 लाइन है, इसका मान लो L2 M2 और N2 दे रखा है। यहाँ इसी तरीके से L3 लाइन है, इसका L3 M3 और N3 दे रखा है डायरेक्शन कोसाइंस। तो आप क्या करना है, आपको पहले वाले में देखोगे L1 M1 M1, ये वाला L1 L2 M1 M2 और N1 N2, तो इन दोनों के बीच में देखो एंगल क्या है, कॉस, इनके बीच मान लो अल्फा मान लेते हैं, तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच में L1 और L2 के बीच में, तो क्या आ जाएगा 12/13 इंटू 4/13, 13 इंटू 13 सब में नीचे है, -3 इंटू 12 ऊपर, -4 इंटू 3, तो आप देखोगे माइनस ये वही आ गया 48, यहाँ आ गया, यहाँ 36 और 12, तो ये 0 आ गया। इसी तरीके से कॉस बीटा देखोगे, कॉस बीटा कितना आ जाएगा, कॉस बीटा मान लो पहले और दूसरे ये L1 L2 के बीच में एंगल है, L1 L2 के बीच में। इसी तरीके से यहाँ पर L2 L3 के बीच में, और गामा ले लेते हैं L3 और L1 के बीच में। तो ये एंगल इस तरीके से हम पता करें, कॉस बीटा पता करेंगे तो 4 इंटू 3 12, इसी तरीके से 12 इंटू -4 -48 और लास्ट में 12 इंटू 3 36, तो ये भी 13 इंटू 13, ये भी 0 ही आ जाएगा। इसी तरीके से आपका ये 0 आ गया, कॉस गामा भी इसी तरीके से 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब परपेंडिकुलर है, क्योंकि 3 इंटू 12 -3 इंटू -4 और -4 इंटू 12, तो ये सब आपका 0 ही आ जाएगा, 13 इंटू 13, तो ये भी 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा भी 90 और गामा भी 90, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1 -1 2, कोई लाइन 1 -1 2 से पास हो रही है, एंड 3 4 -2, 1 -1 2 3 4 -2 से पास हो रही है, इस परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द 0 3 2, और दूसरी लाइन है 0 3 2 से पास हो रही है, 0 3 2 और 3 5 6 से, 3 5 6 से। मीन्स ये अगर ए बी कोई लाइन है, ए बी, तो ए बी का स्लोप देखें, ये सी डी लाइन है, तो कहा गया दोनों के एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ देखो स्लोप इसका ए बी का देखो डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, ये डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्ट पता कर सकते, डायरेक्शन रेशियो से काम पता चल जाएगा। तो 3 -1 2 आ जाएगा, 4 + 1 5 आ जाएगा, और -2 -2 -4 हो जाएगा। इस तरीके से डायरेक्शन रेशियो आप सी डी पता करो, सी डी का कितना आ जाएगा, 3 - 0 3 हो जाएगा, 5 - 3 2 आ जाएगा, और 6 - 2 4 आ जाएगा। तो आप देखो इनके डॉट प्रोडक्ट देखो, तो 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 -4 इंटू 4, तो ये वैल्यू 0 आ रहा है। मीन्स हम क्या पता कर रहे हैं, A1 A2 प्लस B1 B2
प्लस C1 C2 या जिसको V1 डॉट V2 कहते थे 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि AB इज परपेंडिकुलर टू CD। आप वेक्टर भी लगा सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वेक्टर से भी दिखा सकते हो लाइन परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट 4 7 8, कोई लाइन है जो पास हो रही 4 7 8 से 4 7 8 2 3 4 और 2 3 4 से पास हो रही है। 2 3 4 4 7 8 2 3 4 is parallel to the line through points 1 -1 2 1 -1 -1 -2 1 -2 1 और साथ में 1 2 5 और 1 2 5 मीन्स ऊपर वाली लाइन कोई है, ये मान लो ए बी कोई लाइन है, ए को मान लो, इसको ए मान लो, दूसरा बी, यहाँ सी डी लाइन करे दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ भी डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी पता करोगे तो क्या आ जाएगा 2 - 4 मीन्स -2, 3 - 7 -4, यहाँ इसी तरीके से 4 - 8 -4 यह आ गया। इसी तरीके से डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी पता करोगे तो सी डी का कितना आ जाएगा 1 + 1 2, 2 + 2 4 और यहाँ पर 5 - 1 4। तो यहाँ क्या जाएगा, दोनों के डायरेक्शन रेशियो बराबर है क्योंकि -2/2 इक्वल टू, ऐसे भी देख सकते हो -4/4 इक्वल टू -4/4 इक्वल टू -1, सब बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो लाइन डायरेक्शन रेशियो अगर बराबर आ जाए तो पैरेलल है, और अगर डायरेक्शन रेशियो बराबर नहीं है तो फिर वो पैरेलल नहीं है। इसी तरीके से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point 1 2 3। अब इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे पता करेंगे, इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब कोई अभी तक ये था कि केवल एंगल पूछा गया था, मीन जो पिछली एक्सरसाइज के से रिलेटेड क्वेश्चन थे वही है, डायरेक्शन साइन डायरेक्शन कोसाइन पर था। आप उसको वेक्टर से भी कर सकते थे और क्वेश्चंस में कुछ नया नहीं था। अब आपको लाइन के इक्वेशन, शॉर्टेड डिस्टेंस, ये सारे कॉन्सेप्ट पता करने हैं। तो इनको देखते हैं कैसे होगा ये, यहां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3। एक लाइन है जो 1 2 3 से पास हो रही है, 1 2 3, इसका मीन्स पॉइंट ए इसका 1 2 3 है, और साथ में क्या है, पैरेलल एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i + 2j - 2k। और जो पैरेलल है जिसके, वो क्या है, यहाँ पर 3i + 2j - 3i + 2j और माइनस में 2k, इसके पैरेलल है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या करना है, उसका मतलब आपको ए वेक्टर दे रखा है इतना i + 2j प्लस में 3k, इसको इस पोजीशन वेक्टर में बना लेना, और बी वेक्टर जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो दे रखा है आपको 3i + 2j - 2k। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू, इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर मीन्स i + 2j + 3k प्लस में लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर मीन्स 3i + 2j और -2k। ये फॉर्म आ गया। और तो इसी तरीके से कार्टेशियन फॉर्म में क्या आ जाएगा, इन कार्टेशियन फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है, क्योंकि दोनों फॉर्म देख देते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में अगर पता करना है तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या आ जाएगा, ये x माइनस जो पॉइंट है x - 1 डिवाइडेड बाई 3 जो आई कैप वाला कोफिशिएंट है। इस तरीके से y - 2 इक्वल टू z - 3, इसके पॉइंट क्या है 2 और यहाँ पॉइंट -2। तो ये लाइन क्या आ जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5th में कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म दोनों में दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 2 - j + 4k। जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो है 2 - 1 4, उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है, एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ i + 2j। जो डायरेक्शन है इसका वो 1 2 - 1 का फॉर्म है, ये डायरेक्शन है। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या आ जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू 2i - j प्लस में 4k, बिल्कुल बेसिक है, प्लस लैम्डा टाइम्स जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो i + 2j - k है। ये इसका वेक्टर फॉर्म आ गया इक्वेशन का, ये वेक्टर फॉर्म इक्वेशन आया, वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। और कार्टेशियन फॉर्म क्या आ जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म चलो बोलो, कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगा, x - 2 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू y + 1
ये वाला डिवाइडेड बाई 2, यहाँ डायरेक्शन रेशियो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा z-4 डिवाइडेड बाई -1। ठीक है, आगे समझ में। चलो देखते हैं इसके बाद में, फिफ्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -2, 4, -5, जो किससे पास हो रही है, -2 और पॉइंट रखा है -2, 4, -5, -2, 4 और -5 से तो पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है, और साथ में लेकिन ये इस पैरेलल टू द गिवन लाइन, लेकिन ये लाइन पैरेलल किसके है, ये लाइन पैरेलल है x+3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू y-4, सिमेट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, इक्वल टू इसी तरीके से z+8 डिवाइडेड बाई 6, z+8 डिवाइडेड बाई 6, ये डिवाइडेड बाई 5 है, तो ये इसके पैरेलल है लाइन। तो यहाँ पर पैरेलल का मतलब सिर्फ डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो डायरेक्शन रेशियो बी वेक्टर आपको यहाँ से मिल गया 3, 5, 6, ये वाले पॉइंट कंपेयर करके, तो आपका क्या आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म इक्वेशन क्या मिलेगा, वेक्टर फॉर्म में r वेक्टर इक्वल टू -2i कैप प्लस 4j कैप -5k कैप, ये आ गया, प्लस में लैम्डा टाइम्स जो बी वेक्टर है वो कर देना है, मीन्स 3i प्लस 5j और प्लस में 6k कैप। और अगर कार्टेशियन फॉर्म में कहा गया है तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या आ जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म क्या आ जाएगा, x+2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू y-4 डिवाइडेड बाई 5, और यहाँ आ गया z+5 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट ले लेना, -2, 4, -5, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में एक माइनस पहले से होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज x-5/3, एक कोई कार्टेशियन इक्वेशन है x-5/3 इज इक्वल टू y+4/7 इज इक्वल टू y+4 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू z-6/2 इक्वल टू z-6/2। तो इसका केवल वेक्टर फॉर्म पूछा गया, तो आपको इतना प्रैक्टिस हो गया। r वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऊपर वाले पॉइंट ले लेने हैं, तो ऊपर वाला पॉइंट क्या है 5i कैप, यहाँ y-4 से कंपेयर करोगे तो -4 आ जाएगा, -4j कैप प्लस 6k कैप, ये तो पॉइंट हो गया, और जो डायरेक्शन है उसको लैम्डा है, मैं उसे मल्टीप्लाई मीन्स 3i प्लस में 7j प्लस में 2k, क्योंकि कंपेयर करके देख लेना x-x1 y-y1 z-z1 से कंपेयर करके कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा। तो ये पहले 7 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब 2 पॉइंट फॉर्म आ गया, अभी तक क्या था एबीसी के फॉर्म में थे, अब 2 पॉइंट फॉर्म वाले क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं। तो 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन में क्या आ जाएगा, जहां नीचे एबीसी लिखते थे मीन्स ये वाले वैल्यू क्या आ जाएगा x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। ये आप एबीसी का पहले से वैल्यू पता कर लो, तो उससे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट 2 पॉइंट फॉर्म वाले। तो 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन है क्या, क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए लाइन है क्या, y - y1 डिवाइडेड बाई y2 - y1, यहाँ x पहले लिख दो, x - x1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 इक्वल टू z - z1 डिवाइडेड बाई z2 - z1। तो यहाँ यही काम x - x1 जो पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, तो कहा गया है कार्टेशियन इक्वेशन पता करना, पासेस थ्रू द ओरिजिन। एक पॉइंट तो 0 0 0 दे रखा है, एक ये पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट दे रखा है 5 - 2 3 5 - 2 3 ये दे रखा है। तो क्या आ जाएगा यहाँ x माइनस, ये आसान पड़ता है, यही लिखता है x - 0 डिवाइडेड बाई 5 - 0 इक्वल टू y - 0 डिवाइडेड बाई -2 - 0, और यहाँ z - 0 डिवाइडेड बाई 3 - 0। तो ये आपका आ जाएगा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। कार्टेशियन ही पूछा गया है, वेक्टर पूछा जाए तो उसी को कन्वर्ट कर देना, वेक्टर में भी आ जाएगा। तो नहीं, वेक्टर फॉर्म भी पूछा गया, फाइंड द वेक्टर इन दोनों फॉर्म पूछा गया है। तो यहाँ क्या आ जाएगा x/5 इक्वल टू y - 2 इक्वल टू z/3, ये कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। और वेक्टर फॉर्म अगर पूछा गया है तो वेक्टर फॉर्म क्या आ जाएगा, r वेक्टर इक्वल टू जिस पॉइंट से जा रहा है वो 0i 0j 0 क्या है, तो यहाँ पर ये आपका 0i 0j लिखने की जरूरत नहीं है,
लेमडा टाइम्स 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस में 3k कैप। और अगर इससे लिखना चाहते तो इधर वाला पॉइंट लिख देना, तो दोनों इक्वेशंस सही माने जाएंगे। ये हमने जीरो वाला ले रखा है जिससे ये दोनों मैच करें। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, find the vector and Cartesian equations of the line that passes through the point 3 minus 2 5। इस बार कहा गया 3 एक पॉइंट है 3, ए मान लो 3 minus 2 और minus 5, और दूसरा बी पॉइंट है जिससे पास हो रहा है 3 minus 2 6, 3 minus 2 6 इससे पास हो रहा है। तो पूछा क्या गया है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन। यहाँ भी वही x माइनस एक पॉइंट पहला ले x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 जीरो आ जाएगा। यहाँ पर इसी तरीके से y प्लस 2 क्योंकि माइनस माइनस 2 तो y प्लस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 2, और यहाँ हो जाएगा z माइनस 5 मीन्स प्लस 5, z माइनस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 5 11 आ जाएगा। वेक्टर फॉर्म करोगे तो क्या आ जाएगा r वेक्टर इक्वल टू इस बार आ जाएगा 3i माइनस 2j और माइनस 5k, ये तो पॉइंट हो गया, और प्लस में लेमडा टाइम्स यहाँ 0y 0j और केवल 11k, तो ये आपका वेक्टर इक्वेशन बन जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइंस। लाइन पेयर ऑफ लाइन दे रखे हैं, उनके बीच में एंगल पूछा गया है। तो एंगल पूछा गया तो लाइन के बीच में एंगल पता करने का मतलब है उनके डायरेक्शन के बीच में एंगल पता करना है, मीन्स B1 B2 के बीच में एंगल पता करना है। तो यहाँ भी करते हैं, दो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 के, एक एक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 में एंगल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। पहले लाइन है r वेक्टर इक्वल टू, तो हमें क्या करना है, हम केवल b1 वेक्टर इसका देख लेते हैं। पहले चलो लिख देते हैं r वेक्टर इक्वल टू जिस पॉइंट से पास हो रहा है 2 minus 5 1, 2 minus 5 1 प्लस में लेमडा टाइम्स दूसरी तरफ रखा 3 2 6, 3 2 6, और दूसरी लाइन है r वेक्टर इक्वल टू यहाँ पॉइंट दे रखा है 7 minus 6, 7 0 minus 6, जे नहीं है मीन्स 0 है, और म्यू दे रखा है 1 2 2 प्लस में म्यू 1 2 2। तो हमारा काम है सिर्फ b1 वेक्टर b2 वेक्टर पता करना। कंपेयर करेंगे, ये हिस्सा ये आपका b1 वेक्टर है, दूसरा b2 वेक्टर है, तो हमें जो लाइन L1 है उसका और L2 का डायरेक्शन कोसाइन सिर्फ चाहिए। तो b1 वेक्टर इक्वल टू मिल गया 3i प्लस 2j प्लस में 6k। इसी तरीके से b2 वेक्टर देखें तो यहाँ वाला वैल्यू मीन्स i प्लस 2j प्लस में 2k, तो इनके बीच में एंगल में पता करना है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा b1 डॉट b2, वही फॉर्मूला b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाई b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड, इसी से फॉर्मूला ड्राइव हुआ था। तो b1 डॉट b2 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा 3, 2 इंटू 2 4 और प्लस में 6 इंटू 2 12 डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर करोगे तो 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 13, 9 एक एक लिख देते हैं प्लस 4 प्लस में 36 ये आ जाएगा, और दूसरे वाले स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा 1 प्लस में 4 प्लस 4। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4 3 7 ऊपर आ गया 19, और नीचे आ जाएगा आपका ये आ गया 7 और यहाँ आ गया 3 21। तो 3 इसका मतलब थीटा इक्वल टू दोनों के बीच में एंगल क्या आ गया cos इनवर्स 19/21। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, दो पार्ट है क्वेश्चन में। दूसरा पार्ट कहा गया है r वेक्टर इक्वल टू 3i, तो हम b1 केवल लिख देते हैं। तो इसमें देखते हैं b1 वेक्टर दे रखा है i माइनस जे माइनस 2k, i माइनस जे माइनस 2k, क्योंकि इसी से काम चलना है। b2 वेक्टर दे रखा है, दूसरी लाइन का वेक्टर दे रखा है 3 minus 5 minus 4, 3 minus 5 minus 4 ये दिया हुआ है। तो हमें पता क्या करना है, हमें फिर से वही cos थीटा ले लेते हैं। cos थीटा यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1 इंटू 3 ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 1 इंटू माइनस 5 प्लस 5 और प्लस में 8, नीचे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 4 और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस में 25 प्लस में 16। तो इन्हीं को सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ आ गया 8 5 13 3 ऊपर आ गया 16, और यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया √6
√6 और यहाँ आ जाएगा 25 और 16 एक तरह 50 आ जाएगा। तो √50 का मतलब हो गया इंटू 5√2, 5√2 ये फॉर्म बन गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 16 अपान में √2 यहाँ मिल के आ जाएगा। तो 5 इंटू √2 मीन्स 2 इंटू बन जाएगा √3। तो 5 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। तो 8 अपान 5√3 ये वैल्यू आ गया cos थीटा का। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स यहाँ आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 5√3। बाकी सिंप्लीफाई देख लेना कैलकुलेशन। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट थे। कहा क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। फिर से वही एंगल्स के बीच में, दो लाइन के बीच में एंगल्स ही पूछा गया है, लेकिन यहाँ वेक्टर के फॉर्म में था, उसमें कार्टेशियन के फॉर्म में है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझ लो दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो ये भी हम कर देते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 11 में 2 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का 2 पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है, हम नीचे वाला सिर्फ बी वेक्टर लिख रहे हैं। b1 वेक्टर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 5 -3। बुक बाकी एनसीईआरटी से आप देखोगे सीधा कंपेयर मिल रहा है। b2 वेक्टर इक्वल टू मिल रहा है -1 8 एंड 4। तो आपका क्या आ जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 2 इंटू -1 5 इंटू 8 40 और -3 इंटू 4 -12 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 25 प्लस में 9, इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ इसका करोगे 1 + 64 प्लस में 16, सिंप्लीफाई कर लोगे तो ऊपर आ गया 40 में से 40 में से कितना 14 निकल गया। तो कितना आ गया 26, 12 और 2 14 निकल गया। ठीक है 26 आ गया। अब 26 डिवाइडेड बाई नीचे हम करेंगे वैल्यू, तो 25 और 4 29 और 9 38। यहाँ भी रूट में ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √38 यहाँ कितना आ जाएगा 64 81, यहाँ गया 81। तो इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आ गया 26 अपान में 9√38। बाकी आप चेक कर लेना जो कुछ है। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स यहाँ मिल गया आपको 26 अपान में 9√38। तो जो भी सिंप्लीफाई करके आया -2 और यहाँ 8 इंटू 5 जो पॉइंट हमें पास आए 25 -3 और -184। तो ठीक है ये आपका मिल जाएगा। इस तरीके सेकंड पार्ट इसका देखें 11th का। सेकंड पार्ट में कहा गया x - 2 अपान 2 मीन्स 2 5 -3। b1 वेक्टर दे रखा है 2, b1 वेक्टर दे रखा है 2 -184 ये पहला वाला था। इसमें 2 1 2 2 1 2 2 1 दे रखा है और दूसरा दे रखा है 4 1 8 4 1 8 दूसरा दे रखा है। b2 वेक्टर इक्वल टू है 4 1 8। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसको पता करते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 8 2 इंटू 1 2 और यहाँ 1 इंटू 8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट पता करोगे तो 4, यहाँ 2 इंटू 2 4 और प्लस में 4 प्लस में 1 और दूसरा स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 16 प्लस 1 प्लस 64। तो ये सिंप्लीफाई कर लेंगे। cos थीटा 8 8 16 तो 18 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 4 4 8 1 9 में 3 आ गया और यहाँ 9 आ गया। तो इसी को सिंप्लीफाई 9 हो जाए 2। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा cos इनवर्स 2/3। तो ये आपका सिंपल ऊपर वाला कैलकुलेशन देख लेना अगर यही आ रहा है तो ठीक है, नहीं फिर और चेक कर लेना कहाँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द लाइन 1 - x इक्वल टू 3। लाइन दे रखा है 1 - x इक्वल टू 1 - x अपॉन 3 इज इक्वल टू 7y - 4 7y - 14 डिवाइडेड बाई 2p और दे रखा है z इज इक्वल टू z - 3 अपान में 2। इसी तरीके से दे रखा है 7, दूसरी लाइन है 7 - 7x डिवाइडेड बाई 3p। दूसरी तरफ है y - 5 अपान में 1 और तीसरा 6 - z अपान में 1। ये लाइन दे रखा है। तो कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ सो दैट दे आर एट राइट एंगल्स। कहा गया दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो पता करो p का वैल्यू क्या है। तो इसमें सबसे पहले देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है y - y1 x - x1 z - z1 ये सब फॉर्म है। तो यहाँ ये पहला काम हमारा करना है कि इसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि इसको x - x1 के फॉर्म में और नीचे माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहली लाइन जो L1 आएगी, पहली लाइन L1 मान लो तो क्या आ जाएगा x - 1 अपान -3
क्योंकि एक ही में एडजस्ट करना है, दूसरे से नहीं एडजस्ट कराना है। यहाँ 7 कॉमन लेना पड़ेगा, तो y माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2p अपान में 7 से डिवाइड किया गया दोनों। तो दूसरी तरफ सही है z माइनस 3/2, इसमें कोई नहीं है। इस तरह के L2 लाइन को एडजस्ट करें तो L2 लाइन आपका क्या दे रहा है 7 माइनस, तो माइनस 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3p अपान में -7 कॉमन ले लिया गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 1 आ जाएगा, ब्रैकेट खोलोगे तो -7x + 7 मिल जाएगा। दूसरी तरफ क्या मिलेगा y माइनस 5 अपान में 1, और यहाँ भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो आपका z माइनस 6 डिवाइडेड बाई -1 आ जाएगा। अब ये दोनों लाइन मिल गया, तो आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है L1 है, ये ABC करके है, तो आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। तो यहाँ B1 वेक्टर आपको मिल गया, इन दोनों के हिसाब से इनसे B1 वेक्टर मिल जाएगा, यहाँ से आपको B2 वेक्टर मिल जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। B1 डॉट B2 ये 0 दे रखा है, ये दिया हुआ है कि B1 इज परपेंडिकुलर टू B2, ये साथ में दे रखा है। तो यहाँ यही काम करना है, -3 इंटू इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9p अपान में 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई इस तरीके से यहाँ पर करोगे तो 2p अपान में 7, और इनको -1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ 9p 2p मिलकर 11p अपान में 7, ये दूसरी तरफ जाओ तो 11p इक्वल टू 14, तो p इक्वल टू आ जाएगा 14 अपान 11। तो ये वैल्यू पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहा गया है कि सो दैट द लाइन, इस बार भी वही है, x माइनस 5 अपान 7 y माइनस, इस बार बिल्कुल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इस बार बिल्कुल सीधा है, x माइनस 5/7। तो आप b1 वेक्टर देखोगे तो b1 वेक्टर दे रखा है, उसका कोफिशिएंट 7 माइनस 5 और 1 है, 7 माइनस 5 और 1 है। और दूसरा इसी तरीके से दिया गया x अपान 1 2 3 दे रखा है। b2 वेक्टर क्या है 1 2 3 है, b2 वेक्टर 1 2 3 है, इसके कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशियो ये इतना दे रखा है। तो b1 डॉट b2 देखते हैं। तो b1 डॉट b2 फिर से वही 7 इंटू 1 7, -5 -10 आ गया, प्लस में 3 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या है L1 लाइन इज परपेंडिकुलर टू L2 लाइन। तो ये 13 क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14th में कहा गया है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। दो लाइन दे दी हुई है, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा गया है। तो दोनों लाइन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14th में क्या दे रखा है, पहली लाइन है r वेक्टर इक्वल टू पहली लाइन जो आपकी r वेक्टर इक्वल टू 1 to 1 i j k के साथ में है, प्लस में लैम्डा टाइम्स 1 - 1 1, प्लस में लैम्डा टाइम्स 1 - 1 1। दूसरी लाइन है r वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पर क्या है पॉइंट 2 - 1 - 1 2 -1 -1, ये पॉइंट दे रखा है। और साथ में क्या है म्यू टाइम्स 2 1 2, प्लस में म्यू टाइम्स 2 1 2। तो यहाँ देखो दो लाइन है किस तरीके से, इसको थोड़ा सा ज्योमेट्री से देख लेते हैं कि फिर दोनों लाइन के बीच में आपको पता क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना है। एक क्वेश्चन से, तो एक क्वेश्चन से फिर समझ में आ जाएगा, फिर हम जल्दी जल्दी करने लगेंगे। तो यहाँ देखो सबसे पहले दो लाइन दे रखी है, दोनों लाइन स्क्यू लाइंस होंगी। अगर स्क्यू लाइंस नहीं होंगी तो उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ जाएगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पहली चीज है कि दो लाइन ऐसे दे रखी है, मान लो L1 है, दूसरी इस तरीके से L2 लाइन है। तो अब आपको क्या है, यहाँ पर जो इसका डायरेक्शन है v1 वेक्टर वो आपका 1 -1 1 है, ये आपका v1 वेक्टर दिया हुआ है। दूसरे का v2 वेक्टर दे रखा है, ये आपका 2 1 2 है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है इन दोनों से मिला के मीन इन दोनों के नॉर्मल वेक्टर पता करें। मीन्स हमारा काम है L1 क्रॉस L2 पता करना। तो ये काम पहले करते हैं, तो नॉर्मल वेक्टर पता करते हैं इन दोनों को के प्लेन बना के, दोनों लाइन से जो प्लेन बनेगा उसका नॉर्मल वेक्टर पता करते हैं। तो इसका मतलब है b1 क्रॉस b2, ये काम पहले पता करेंगे। तो ये पता करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर i कैप j कैप k कैप, पहले वाले के कोफिशिएंट 1 - 1 1, यहाँ 2 1 2, सिंप्लीफाई करोगे तो -2 -1 क्या आ जाएगा -3 i कैप -2 -1, j कैप पता करोगे तो 2 -2 0 j, यहाँ पर 0 j कैप। इसी तरीके से यहाँ पर क्या जाएगा, k कैप देखोगे तो 1 + 2 मीन्स 3 k कैप, ये मिल गया b1 क्रॉस b2। दूसरा देखते हैं a2 - a1, मान लो यहाँ a1 वेक्टर
और दूसरा A2 वेक्टर। तो जो इनके पोजीशन वेक्टर इनके बीच में हम गैप देखते हैं कितना है, ये A कोऑर्डिनेट और BB, तो AB वेक्टर पता कर लेते हैं। तो AB वेक्टर का मतलब A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 ये पता करते हैं। तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 आ गया I कैप, -1 -2 -3 J कैप, और यहाँ -1 -1 -2 K कैप, ये मिल गया। अब रूल क्या है कि हम क्या करते हैं, AB डॉट एन कैप पता करना है, AB डॉट में एन कैप पता करना है, ये इसको बोलते हैं शॉर्टेड डिस्टेंस, ये आपका शॉर्टेड डिस्टेंस होता है। मीन्स हम जो एन इसका डायरेक्शन पता करेंगे, इसका एन वेक्टर का इसका कैप कर लेंगे, मीन्स AB वेक्टर डॉट एन कैप, मीन्स ऊपर की तरफ कितना जा रहा है तो पता चल जाएगा SD ये हमारा है कि इसका प्रोजेक्शन कितना है AB का ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन देखें, एंगल ऊपर वाले सही है, थीटा यहाँ पर इसी के साथ ही बना रहा है, ये ध्यान रखना, तभी प्रोजेक्शन दिया गया है डॉट में। तो यहाँ क्या है, यहाँ AB डॉट एन करोगे तो ये आ गया I -3J -2K, और इसको डॉट कर देना इसके साथ में, मीन्स -3I + 0J और प्लस में 3K कैप, इससे डॉट, और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 0 प्लस में 9। तो यहाँ करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो -3 0 वाला 0 ही रहेगा, J वाला, -2 + 6 -6 आ गया, 3 × -2 -6 आ गया, डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ जाएगा, √18 है, मीन्स 3√2, इसी का जो कुछ है मॉड कर देना है। तो ऊपर क्या आ जाएगा 9 अपान में 3√2, 3 से कैंसिल कर दोगे तो 3/√2, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करके तो 3√2/2, ये आपका एक वैल्यू आ जाएगा, 3/√2/√2, और डिस्टेंस है तो इसको यूनिट के फॉर्म में लिख सकते हो, 3√2 यूनिट। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द, यहाँ भी वही पूछा गया है कि शॉर्टेड डिस्टेंस इनका क्या होगा, तो यहाँ भी वही करते हैं, शॉर्टेड डिस्टेंस पता करते हैं। अब एक पता चल गया तो दूसरा हम जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बेसिक आपको पता चल गया कि एप्लीकेशन इसका क्या है, शॉर्टेड डिस्टेंस का, उसे कॉन्सेप्ट तो बताया था क्या है। तो यहाँ भी वही है क्वेश्चन नंबर, हम 15 की बात करें तो 15 में क्या दे रखा है, अब हम जल्दी जल्दी इसको, 15 में जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है -1 -1 और -1, ये क्वेश्चन से लिख देते हैं, x + 1 y + 1, मीन्स A1 वेक्टर दे रखा है, वेक्टर के फॉर्म में हम लिख देते हैं, -1 यहाँ पर -1 और -1, सब में 1 1 प्लस है, तो इसका मतलब घटाने पर -1 आ जाएगा। इसी तरीके से आपका B1 वेक्टर दे रखा है 7 - 6 1, B1 वेक्टर है 7 - 6 1, ये B1 वेक्टर दे रखा है। साथ में A2 वेक्टर दे रखा है 3 5 7, A2 वेक्टर है 3 5 7, और B2 वेक्टर दे रखा है, B2 वेक्टर दे रखा है यहाँ पर 1 -2 1, B2 वेक्टर है 1 -2 1। तो पहला काम है नॉर्मल वेक्टर पता करेंगे, क्योंकि दो लाइन दी हुई है, यही वाली जो कंडीशन है, पहला काम है नॉर्मल वेक्टर पता करना। नॉर्मल क्या है, B1 × B2, तो B1 × B2 पता करेंगे, यहाँ I कैप, J कैप, K कैप, I का कोफिशिएंट है 7 - 6 1 1 -2 1, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके क्या आ गया, -6 प्लस में 2 मीन्स -4, I कैप -6 प्लस में 2 कितना आ गया -4, I कैप, J कैप कितना आ जाएगा 7 - 1 6 मीन्स -6 J कैप, इसी तरीके से K कैप कितना आ जाएगा -14 + 6, तो आ गया -8 K कैप, ये आपका आ गया आपका N कैप। इसी तरीके से A2 - A1 कितना रहा, A2 - A1 3 + 1 मीन्स 4 I कैप, 5 + 1 6 J कैप, और 7 + 1 8 K कैप, ये दे रखा है आपका A2 - A1। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 6 8, ठीक है। तो अब आपको क्या आ जाएगा, यहाँ शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होता है, AB वेक्टर डॉट में N कैप, ये होता है। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कर दोगे, AB वेक्टर मतलब यही आपका जो A2 - A1 है, तो 4 × -4 -16, 6 × -36, और 8 × -8 -64, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर 16 + 6 का स्क्वायर 36 + 8 का स्क्वायर
64, तो ये आ गया, इसी का मॉड कर लेना है, तो ऊपर आ गया 116, 116 आ गया, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे भी 116 ही आएगा क्योंकि दोनों एक ही आ रहे हैं, नीचे भी 116 ही आएगा स्क्वायर रूट, तो ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 116, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 आपका कॉमन आ सकता है, तो 2 और 4 कॉमन करके क्या आ जाएगा इधर, 429 आ जाएगा, 29, तो 2√29, ये आपका यूनिट आंसर आ गया। चेक कर लेना जो कुछ है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 का आ गया, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, दो लाइन दे रखी हैं, यहाँ पर भी देखते हैं a1 वेक्टर इक्वल टू दे रखा है, a1 वेक्टर इक्वल टू आपका है 1 2 3, 1 2 3, इसी तरीके से b1 वेक्टर है 1 - 3 2, b1 वेक्टर है 1 - 3 2, ये b1 वेक्टर दे रखा है। इस तरीके से a2 वेक्टर इक्वल टू क्या है, a2 वेक्टर इक्वल टू दे रखा है यहाँ पर 4 5 6, 4 5 6, और b2 वेक्टर दे रखा है यहाँ 4 5 6, और ये 2 3 1, 2 3 1। यहाँ भी वही सबसे काम पहले है b1 क्रॉस b2 पता करना, और जब b1 क्रॉस b2 मिल जाए मीन्स n वेक्टर आपको मिल गया, n वेक्टर मिल गया, यहाँ से a2 - a1 से ab वेक्टर मिल जाएगा, और फिर आप इसको कर दोगे क्वेश्चन को। तो देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, सबसे पहला काम है a2 - a1, चलो मान लो ab वेक्टर पता करना है, लाइन वही है जो हमने बताया बनाया था पहले, मीन्स a2 - a1 ये पता करते हैं, तो a2 - 1 4 - 1 3 आ गया, 3 आई कैप, यहाँ 5 - 2 ये भी 3 आ गया, 3 j कैप, इस तरीके से 6 - 3 ये भी 3 k कैप, ये आ गया। इसी तरीके से आपका b1 क्रॉस b2 देखते हैं, तो b1 क्रॉस b2 मीन्स n वेक्टर पता करते हैं, तो n वेक्टर क्या आ गया, इक्वल टू i कैप, j कैप, k कैप, i j k का कोफिशिएंट क्या है 1 - 3 2, 1 - 3 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 3 1, 2 3 1, सिंप्लीफाई करोगे तो कितना मिल गया, यहाँ पर i के साथ में यहाँ -3 और -6 -9 आई कैप, -3 -6, माइनस j के साथ करोगे तो 1 -4 -3 आ गया, माइनस पहले से तो 3, इसी तरीके से यहाँ पर क्या है k कैप का करोगे तो 3 और +6 9, 9 ये इतना k कैप आ जाएगा, a2 - a1 है ही है, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ शॉर्टेड डिस्टेंस, शॉर्टेड डिस्टेंस यही फॉर्मूला, दोनों -27 प्लस में 9 और प्लस में 27 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ आपका जो -9 मतलब 81 प्लस में 9 प्लस में 81, तो ये आपका इसी का यही मॉड कर देना है, तो ऊपर आ गया 9 और नीचे आ जाएगा 81 90 171 आ जाएगा, या बाहर कॉमन ले लो, बाहर कॉमन लोगे तो आपका 9 बाहर कॉमन आ गया, मतलब स्क्वायर रूट के बाहर आ गया 3 आ गया, तो यहाँ 9 + 9 18 19 आ जाएगा, 3 से इसको कैंसिल कर देना, तो 3/√19 या 3√19 अपान में 19, ये चेक कर देना है आंसर, क्योंकि 9 9 18 और 1 19 से ठीक है। तो इस यहाँ इसी तरीके लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का आ गया, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, r वेक्टर इक्वल टू, यहाँ इस तरीके से दे रखा है 1 - t i कैप, तो इसको पहले सिस्टमेटिक करना पड़ेगा, प्लस t - 2 j कैप, और इसी तरीके से +3 - 2t इतना k कैप, दूसरा वेक्टर दे रखा है r वेक्टर इक्वल टू s + 1 इतना i कैप, और यहाँ इसी तरीके से प्लस में 2s - 1 इतना ही j कैप, और यहाँ माइनस कॉमन है, ध्यान रखना होता है, -2s + 1 k कैप। तो यहाँ सबसे पहले काम है इसको सिस्टमेटिक रखोगे, तो पहली लाइन जो बनेगी L1 वो क्या बनेगी, r वेक्टर इक्वल टू i, यहाँ पर क्या आ जाएगा -2j, t बाद में करेंगे +3k, इसी तरीके से प्लस में t कॉमन करके, t कॉमन करोगे तो यहाँ -i कैप, इधर आ जाएगा प्लस में j कैप, और यहाँ -2k कैप, ये t वाला मिल जाएगा। इस तरह का जो L2 लाइन है वो आ जाएगा r वेक्टर इक्वल टू यहाँ i वेक्टर -j वेक्टर, और यहाँ -1 मीन्स -k वेक्टर, ये मिला, प्लस में s कॉमन करोगे तो पहला i कैप आया, यहाँ प्लस में 2j कैप, और यहाँ -2s है तो -2k कैप, ये बन गया आपका। अब आपको क्या करना है, a2 - a1, तो a2 - a1 पता करोगे
जिसको ए बी वेक्टर कहते हैं। इस तरीके से अगर ऐसे दो वेक्टर दे रखे हैं, इन दो लाइन दी हुई है, ऐसे बना देते हैं, तो ये L1 लाइन, तो यहाँ एक तरीके से A1 A2 जो पहले बनाया था वही है, ये हम इसको AB मानते हैं, और इसका डायरेक्शन B1 है, पहले वाले का, दूसरे का B2 डायरेक्शन है। तो ये आपको लाइन का A2 माइनस A1 क्या आ जाएगा, I माइनस A 0 आ जाएगा, माइनस J प्लस तो 1 आ जाएगा, -1 और -3 -4 आ जाएगा, ये आ गया। इस तरीके से B1 क्रॉस B2 देखेंगे तो B1 क्रॉस B2 आप देखो तो क्या आ गया यहाँ पर, जिसको n वेक्टर कहते हैं, नॉर्मल वेक्टर मीन्स जो प्लेन का, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, I कैप J कैप K कैप, I क्या कोफिशिएंट क्या है, पहला है -1 1 और -2, इस तरीके से यहाँ पर 1 2 -2, तो इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, I के साथ -2 और +4, तो 4 -2 2 I कैप आ जाएगा। J कैप देखें तो -2 और -2 नहीं, -2 नहीं, 2 -2 0 आ जाएगा, प्लस 0 J कैप 2 और नहीं 2 + 2 4 आ जाएगा, प्लस में 4 -4 J कैप, क्योंकि यहाँ माइनस पहले से साइन होता है तो 2 + 2, ठीक है। K कैप कितना आ जाएगा, -2 -1 मीन्स -3 K कैप, ये आ जाएगा इसका वैल्यू, -2 -1 -3 K कैप। A2 - A1 है ही है, तो शॉर्टेड डिस्टेंस क्या आ जाएगा, शॉर्टेड डिस्टेंस इक्वल टू क्या मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0, यहाँ -4 तो -4 और साथ में यहाँ लिख देते हैं, चलो, तो शॉर्टेड डिस्टेंस क्या मिलेगा, यहाँ शॉर्टेड डिस्टेंस इक्वल टू क्या मिला यहाँ पर, माइनस, आपको मल्टीप्लाई 0 1 -4 और मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, 2 -4 -3 से, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट कितना कर देना है, ये B1 वाले का मीन्स 4 + 16 प्लस में 9 का, तो यहाँ आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ गया 0, यहाँ आ गया -4 प्लस में 12 और यहाँ नीचे आ गया रूट में 16 4 √29, इसी का मॉडुलस कर देना है, तो यह आ जाएगा 8/√29 या √29 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे रूट नहीं रखते, 8√29/29 यूनिट। तो ये आपका एक्सरसाइज यहीं पर 17th क्वेश्चन है, यहाँ खत्म होता है, और बाकी हम जो है बाकी नेक्स्ट जो है लाएंगे, प्लेन के बारे में बताएंगे, और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, और फिर हम इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट बताएंगे। ओके, थैंक यू।